ओके, तो हम बात कर रहे थे इंटरेक्टिव मोड की। इंटरेक्टिव मोड का मतलब मैंने आपको समझा दिया। इंटरेक्टिव मोड इज़ इमीडिएट मोड। इंटरेक्टिव मोड में मैंने बताया ना कि भाई जैसे थ्री प्रॉम्प्ट्स का जो साइन है, इस प्रॉम्प्ट्स के आगे अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाता है। इंटरेक्टिव मोड में हमेशा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अगर हमने जैसे नंबर ऑफ़ ग्रुप्स मतलब नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट लिखे और उसको एग्जीक्यूट करें तो वो हमारा इंटरेक्टिव मोड कहलाएगा। वहीं स्क्रिप्ट मोड में ये है कि हम नंबर ऑफ़ कोड को एक पहले फाइल में लिखते हैं फिर रन करते हैं। चलो अब हम आगे बात करते हैं कि इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड में हमने समझ लिया कि भाई हमें लाइन ऑफ कोड्स लिखने हैं। जैसे स्क्रिप्ट ऑफ कोड में आप देख रहे हैं ना कि नंबर ऑफ़ कोड्स लिखे हुए हैं यहाँ पे और हम उसको यूज़ कर रहे हैं जस्ट लाइक, ठीक है। तो वो हम यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे यहाँ पे जैसे ये कोड लिखा हुआ है, हम इसको यूज़ करेंगे, रन करेंगे तब ये रन हो जाएगा, ठीक है। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें उसी तरीके का स्क्रिप्ट मोड का प्रोग्राम लेना होगा। तो बेसिकली स्क्रिप्ट मोड का जो हम प्रोग्राम लेना चाहते हैं वो हम हमारे पास जो अवेलेबल है और जो हम जानते हैं वो है अभी इडली, IDLE, इडली को हम यूज़ कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है ना। तो हम प्रोग्रामिंग के लिए इडली को यूज़ कर सकते हैं। तो जो IDLE है ये बिल्ट इन एडिटर है, ठीक है। इसको यूज़ करने के लिए कैसे यूज़ करना है, ओपन द प्रोग्राम यूजिंग एन एडिटर। IDLE हम उसको यूज़ करेंगे, ओपन करेंगे और ओपन प्रोग्राम में हम प्रोग्राम लिखेंगे। इस प्रोग्राम का नाम हम program1.py, याद रखना पाइथन का जो भी प्रोग्राम होता है उसको हम .py से सेव करते हैं। तो जैसे ही हम .py से सेव करेंगे प्रोग्राम सेव हो जाएगा। देन यू मस्ट चूज़ रन, और रन में जाके हम उसको रन करेंगे तो ये हमें आउटपुट के रूप में यहाँ पे आउटपुट देगा। तो ये हमारा जो दूसरा मोड कहलाता है वो हमारा स्क्रिप्ट मोड कहलाता है। नाउ पाइथन के दोनों मोड हम समझ चुके हैं। थोड़ी सी जानकारी अब हम और जानना चाहेंगे कि भाई मॉड्यूल स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग फाइल के लिए हमने शेल प्रोग्रामिंग भी यूज़ करनी है। तो शेल प्रोग्रामिंग ही बेसिकली आपका क्या हो जाता है, स्क्रिप्ट मोड कहलाता है, ठीक है। तो अब पाइथन के बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं तो हम सारों की जानकारी तो नहीं ले सकते, इसीलिए हम अपन ये चाहते हैं कि हम एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन के साथ इसको प्रोग्रामिंग करें। तो एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशंस के साथ में हम अगर इसको यूज़ करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए पहले एनाकोंडा डाउनलोड करना पड़ेगा। आप गूगल पे जाके जब लिखेंगे एनाकोंडा और पाइथन तो एनाकोंडा अपना पूरा एक साइट ओपन करेगा। उस पर एनाकोंडा आपको अपने सिस्टम के कॉम्पेटिबल डाउनलोड करना होगा। जैसे आपका सिस्टम विंडोज़ 32 है या 64 बिट है तो जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और सिस्टम की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आप एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद जब उसको रन करेंगे इंस्टॉल होगा। तो इंस्टॉल होने के बाद एनाकोंडा आपको आपके पर्पज़ से बहुत सारे IDE देगा। IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आपको पाइथन में प्रोग्रामिंग करने के टूल्स प्रोवाइड कराएंगे। इट मीन्स सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे जब भी हम एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं तो उसमें हमारे पास स्पाइडर भी होता है, IDLE भी होता है और जुपिटर भी होता है। तो मोस्ट ऑफ टाइम और आगे हम जो भी प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं उन सारी प्रोग्रामिंग में हम पाइथन के लिए जुपिटर नोटबुक को यूज़ करेंगे, क्योंकि जुपिटर नोटबुक वेब ब्राउज़र बेस्ड प्रोग्रामिंग है और वेब ब्राउज़र बेस्ड प्रोग्रामिंग हमारे लिए ज़्यादा इजी है ताकि हम ब्राउज़र पे जाके उनके प्रोग्राम्स को बना सकें और रन कर सकें। तो बेसिकली हम जो यूज़ करते हैं वो जुपिटर नोटबुक को यूज़ करते हैं। और जुपिटर नोटबुक आपको कहाँ से मिलेगा, आप उसको एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें लगता है कि जुपिटर नोटबुक पर हम वर्क नहीं करना चाहते तो वहीं एनाकोंडा के अंदर और भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस दिए हुए हैं, जैसे स्पाइडर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम स्पाइडर IDE को भी यूज़ करके क्या कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो स्पाइडर IDE और जुपिटर दोनों ही स्क्रिप्ट मोड और इंटरेक्टिव मोड दोनों पे काम करते हैं, ठीक है। तो स्क्रिप्ट मोड और इंटरेक्टिव मोड का डिफरेंस हम समझ चुके हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि प्रोग्राम कैसे बनाएं, ठीक है। बेसिकली हमें प्रोग्राम बनाना है तो प्रोग्राम बनाने के लिए हमें पहले पाइथन का बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर जानना होगा। बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि पाइथन में प्रोग्राम बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और उसका प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम पाइथन का प्रोग्राम बनाएंगे तो उस प्रोग्राम की फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वो .py से सेव होगा। जैसे मैंने बनाया program1 तो उसके पीछे एक्सटेंशन क्या लगेगा, .py, ठीक है। यही अगर हम जुपिटर नोटबुक की बात कर रहे हैं तो जुपिटर नोटबुक में उसका जो एक्सटेंशन होगा वो .inpb होगा, ठीक है। तो अब हम जब भी प्रोग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले हम जैसे पाइथन का IDLE ओपन कर लेंगे प्रोग्राम्स में जाके, या स्पाइडर को चूज़ कर सकते हैं, या एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन में हम जुपिटर नोटबुक को चूज़ कर सकते हैं।
उसके अंदर ओपन करने के बाद में हम जो फाइल ओपन हो रही है उसमें हम कमांड लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल में पहला कमांड लिखना चाहता हूँ प्रिंट हेलो दिस इज़ पाइथन। तो मैं प्रिंट स्टेटमेंट में लिख के जब इसको रन करूँगा तो मेरे पास आउटपुट भी क्या आएगा, हेलो दिस इज़ पाइथन। ठीक है, इस फाइल को हम सेव कर सकते हैं और उसका एक नाम दे सकते हैं, जिससे हम फ्यूचर में इस फाइल को जब भी चाहें तब ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन हो गया बेसिक पाइथन का। अब पाइथन में प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें पाइथन की प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी को जानना है। उसमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स आएंगे, उन स्पेसिफिक वर्ड्स को और उनके प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर को जानना है। तो सबसे पहले पाइथन कीवर्ड से हमें इंट्रोड्यूस होना है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम पाइथन प्रोग्राम करेंगे तो पाइथन प्रोग्राम में हमें प्रोग्राम को लिखने के लिए कोई ना कोई वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी या हमें कोई ना कोई टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। तो वो टेक्स्ट किस रूप में लिखा जाए या उस टेक्स्ट का क्या पर्पज़ होगा, वो चीज़ हमारे पाइथन की बेसिक टर्मिनोलॉजी कहलाएगी। तो सबसे पहले हम पाइथन में पढ़ते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स हमेशा रिजर्व वर्ड्स होते हैं, इनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। जब भी पाइथन इंटरप्रेटर वर्क करता है या रन करता है तो वो इन कीवर्ड्स के इनके मीन को रिटर्न करता है। तो जैसे एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया था कि मैंने प्रिंट हेलो दिस इज़ पाइथन लिखा, तो प्रिंट क्या हुआ, प्रिंट एक प्री डिफाइंड कीवर्ड हो गया जिसके अंदर लिखे गए मैसेज को उसने डायरेक्टली प्रिंट कर दिया, आउटपुट दे दिया। अब मैं अगर मान लो प्रिंट लिखता और छोड़ देता तो प्रिंट मेरा एक वर्ड होता है जिसको एज अ वेरिएबल के रूप में कभी भी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं करता। ओके, तो सबसे पहले आपको समझना है कि पाइथन के अंदर जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम बनाते वक्त अगर हम कुछ वर्ड्स को सेलेक्ट करते हैं तो हम कभी भी वो वर्ड्स रिजर्व वर्ड्स नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि रिजर्व वर्ड का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। तो जब रिजर्व वर्ड हम नहीं ले सकते तो रिजर्व वर्ड हमारे लिए क्या कहलाएंगे, पाइथन कीवर्ड्स कहलाएंगे। ठीक है, इसीलिए कीवर्ड्स को हमने क्या बोला, इट इज़ अ रिजर्व वर्ड। तो रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज फॉर द प्रोग्राम, इट हैज़ स्पेसिफिक मीनिंग। जब भी वो रन होंगे तो पाइथन इंटरप्रेटर उनके स्पेसिफिक मीनिंग को रिटर्न करेगा, तो वो कहलाएंगे हमारे कीवर्ड्स। इसी तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग में दूसरा जो टर्म आता है वो आता है हमारा आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है, बेसिकली जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, तो उस प्रोग्राम के अंदर हमें कुछ टेक्स्ट तो लिखना पड़ेगा ना। तो वो जो टेक्स्ट हम लिख रहे हैं वो टेक्स्ट क्या है, वो ये आइडेंटिफाई कराता है कि इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए या ये किस तरीके के ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। तो ऐसे जो टर्म्स या लिखने जा रहे हैं वो हमारे लिए कहलाएंगे आइडेंटिफायर। मतलब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आइडेंटिफायर्स जो होते हैं वो नेम होते हैं। मतलब आइडेंटिफायर्स आर नेम्स यूज टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल। मतलब पाइथन जैसे एग्जांपल में बताता हूँ कि हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम a + b लिखना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ लेता हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लेता हूँ और मैं यहाँ पे a लिखता हूँ, a + b लिखता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे a की वैल्यू पहले से ही 5 दी हुई है, ठीक है, और b की वैल्यू 7 दी हुई है। a की वैल्यू 8 दे दी और b की वैल्यू मैंने 5 दे दी। तो ये जो क्या हुआ, a की वैल्यू कितनी हुई, a की वैल्यू 8 हुई, b की वैल्यू 5 हुई। अब अगर आप a + b देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि a + b का आउटपुट क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए। ठीक है, तो ये a क्या है, a हमारा एक वेरिएबल है, b क्या है, ये एक हमारा वेरिएबल है, प्लस क्या है, बीच में एक ऑपरेटर है, और ये पूरा जो चीज़ हमने लिखा है a + b, ये हमारा क्या है, एक एक्सप्रेशन है जिससे हमें समझ में आ रहा है कि a + b क्या है, जुड़ रहा है। ओके, दीज थिंग्स इज डन। कभी भी कोई प्रोग्राम बनाओगे तो ऐसी चीज़ें होंगी। तो उसमें a एक वेरिएबल हो गया, b एक वेरिएबल हो गया जिसकी कोई वैल्यू हो गई, a + b पूरा एक स्टेटमेंट हो गया, उसके बीच में प्लस लग गया, ऑपरेशन हो गया। तो इन चीज़ों को ही तो हमें प्रोग्रामिंग करना है, इन्हीं को समझना है। तो इसमें हम जो चीज़ समझ रहे हैं, जैसे ये नेम लिखा है, 8 के आगे हमने नेम लिखा है, वो हमारा एक आइडेंटिफायर है जो ये शो करता है कि a की वैल्यू 8 है। ठीक है, अब मैं a की जगह पे यहाँ प्रिंट = 8 लिखूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स और उनको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो आइडेंटिफायर्स का मीन क्या हो गया, आइडेंटिफायर्स ये हो गया कि जब भी आप प्रोग्राम बनाने जाओगे उसमें कोई भी चीज़ अगर एंटाइटल कर रहे हो, ठीक है, एंटाइटी बना रहे हो, तो एंटाइटी हमारे क्या कहलाएंगे, आइडेंटिफायर कहलाएंगे। तो हम आइडेंटिफायर क्यों यूज़ करते हैं, प्रोग्राम को डिफाइन करने के लिए हम आइडेंटिफायर यूज़ करते हैं। तो जब हम प्रोग्राम को डिफाइन करने के लिए आइडेंटिफायर यूज़ करते हैं तो आइडेंटिफायर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस आइडेंटिफायर को हमें समझना है। तो आइडेंटिफायर समझ गए कि जब भी आप कोई वैल्यू बनाओगे तो उसका नाम, मतलब वेरिएबल बनाओगे तो उसके नाम को हम आइडेंटिफायर करें।
तो आइडेंटिफायर बनाने के कुछ नियम है जिनको याद रखना है। क्या नियम है? सबसे पहले आइडेंटिफायर शुड बिगिन विद इन अपर केस के साथ आ सकता है और लोअर केस अल्फ़ाबेट के साथ आ सकता है, अंडरस्कोर साइन के साथ आ सकता है। दिस में बी फॉलोड लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ ए से स्मॉल जेड, ब्लॉक्स में ए से स्मॉल, कैप्स में स्मॉल जेड, कैप जेड, 0 से 9 नंबर हो सकता है, बीच में अंडरस्कोर आ सकता है, ठीक है। बट कभी भी आइडेंटिफायर नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ, कितना भी लंबा हो सकता है, ठीक है। इट शुड नॉट बी कीवर्ड और रिजर्व्ड, वो कभी भी कीवर्ड और रिजर्व्ड नहीं होना चाहिए। और कोई भी स्पेसिफिक सिंबल वो सबसे पहले यूज़ नहीं करना चाहिए। वो सब हमारे लिए क्या कहलाएंगे? आइडेंटिफायर कहलाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया है कि फाइंड द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन 3 सब्जेक्ट्स नेमली मैथ्स, इंग्लिश, इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिस। अब 3 सब्जेक्ट में मार्क्स को कैलकुलेट करना है और एवरेज देना है। तो हमने क्या किया? 3 वेरिएबल बना दिए। वी कैन चूज द आइडेंटिफायर एज मार्क्स मैथ्स, मार्क्स इंग्लिश, मार्क्स आईपी एंड एवरेज रादर देन ABC और ABC, ठीक है। हम ABC भी लिख सकते थे या ABC लिख सकते थे, बट हमने ऐसा नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि हमें पता है मैथ्स के मार्क्स चाहिए तो हमने मैथ्स मार्क्स लिख दिए, इंग्लिश के मार्क्स चाहिए तो हमने इंग्लिश मार्क्स लिख दिया, IP के मार्क्स चाहिए तो हमने IP मार्क्स लिख दिया। अब हमें एवरेज निकालना है तो AVG हम यूज़ कर सकते हैं और हमने इन तीनों को मार्क्स को जोड़ के डिवाइड 3 कर दिया। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा आइडेंटिफायर, क्योंकि ये आइडेंटिफायर करा रहा है, सॉरी ये आइडेंटिफाई करा रहा है आपको कि ये क्या है आपका आइडेंटिफायर है, ठीक है। तो हम इस तरीके से आइडेंटिफायर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफायर समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट आ जाओ वेरिएबल। वेरिएबल बेसिकली आइडेंटिफायर ही होते हैं बट जिनकी वैल्यू चेंज होती है। कोई भी प्रोग्राम हम बनाते हैं तो वहाँ 2 तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, एक वेरिएबल्स होते हैं और एक कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। वेरिएबल्स वो वैल्यूज होती हैं जिनकी वैल्यू वेरीज करती है, वेरीज। वेरिएबल दैट वैल्यूज वेरीज, जिनकी वैल्यू वेरी करे, चेंज करे, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। और कांस्टेंट वो जिनकी वैल्यू फिक्स रहे। तो वेरिएबल नेम हमेशा यूनिक होना चाहिए। अगर वो यूनिक नहीं होगा तो सेम नेम के वेरिएबल्स होंगे तो इट कैन नॉट बी रन। इसलिए हमेशा याद रखना है वेरिएबल नेम शुड बी यूनिक। वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी स्ट्रिंग, किसी भी तरीके की हो सकती है, नंबर भी हो सकती है, सिंबल भी हो सकती है। तो आपको याद रखना है कि वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बट वेरिएबल का नेम जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए अगर कहीं पे भी यूज़ कर रहे हो। जैसे एग्जांपल ये देखो, हम इस एग्जांपल को देखते हैं। क्या लिखा है? राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स। सबसे पहले प्रोग्राम उसके आगे हैश लगाया है। हैश लगाने का मतलब ये कमेंट है जो हमें शो कर रहा है, ठीक है। फिर नीचे हैश लगा के लिखा है टू फाइंड द सम ऑफ 2 गिवन नंबर, ये भी एक कमेंट है। ये सिंगल लाइन कमेंट हैश से होता है। अपन ने लिख दिया नंबर 1 10, नंबर 2 20, रिजल्ट लिख दिया नंबर 1 प्लस नंबर 2, फिर प्रिंट रिजल्ट और हमारे पास आउटपुट में आ गया 30, ठीक है। ये पूरा प्रोग्राम एक बन रहा है। ये पूरा प्रोग्राम हमारे लिए क्या कहला रहा है? मतलब जनरल एक एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर सबके लिए हो गया। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या हो गया? ये आइडेंटिफायर हो गया नंबर 1, ये वेरिएबल 10। तो ये आइडेंटिफायर हो गया कि भाई नंबर 1 की वैल्यू क्या होगी 10। इसी तरीके से नंबर 2 की। रिजल्ट एक वेरिएबल है जो ये शो कर रहा है कि नंबर 1 और नंबर 2 जुड़ रहा है। इनके बीच में ये प्लस साइन है। इस प्लस साइन का मतलब है कि इन दोनों के बीच में प्लस का ऑपरेशन होना है, ऐड होना है, ठीक है। प्रिंट एक रिजर्व वर्ड है जिसके अंदर हम रिजल्ट डाल रहे हैं और रिजल्ट हमें शो हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए कहलाते हैं कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स, ठीक है। अब हम जानना चाहते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें हम नंबर की वैल्यूज़ को भी डालेंगे, उसमें टेक्स्ट की वैल्यूज़ को भी डालेंगे, ठीक है। उसमें किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशंस हो सकता है, एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। तो जिस तरीके की वैल्यू आती है उसी तरीके का उसका डेटा टाइप पहचाना जाता है। मतलब एग्जांपल मैं अब 1 to 100 यहाँ लिखूँ तो आप बताओगे नहीं नंबर है। मैं वहीं ABCD लिख दूँ तो आप बताओगे ये अल्फ़ाबेट्स हैं। मैं वहीं सिंबल्स बना दूँ तो आप बता पाओगे ये सिंबल्स हैं। तो एग्जांपल समझ में आ रहा है ना कि भाई जैसे जिस तरीके का डेटा हमने इंसर्ट किया उसका टाइप हमें आइडेंटिफाई होना चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे। ऐसे ही मशीन में जब प्रोग्रामिंग में हम प्रोग्राम करेंगे तो प्रोग्राम के अंदर जो डेटा इनपुट होने जा रहा है वो डेटा किस तरीके का है उसका टाइप पहले से डिफाइन होना चाहिए या उस प्रोग्राम को पता चलना चाहिए। वो चीज़ कहलाती है डेटा टाइप्स, ठीक है। तो पाइथन के अंदर जो डेटा टाइप्स हैं
वो बेसिकली जो वो हमें आइडेंटिफाई कराते हैं कि वेरिएबल ने किस तरीके की वैल्यू को होल्ड किया।